हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियली फिजिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन। हमने सर्कुलर मोशन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, उसकी कैसे एनालॉजी बनती है हमने वो भी देखा। फिर हमने देखा कि भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर पोजीशन क्या होता है, उनके बीच के रिलेशंस देखे कि v इक्वल्स टू ओमेगा आर और अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। हमने ये सब देखा। हमने देखा दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है टुवर्ड्स द सेंटर, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर हमने देखा भाई टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, अब चूंकि एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होता है, तो टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं आप सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो ऐसे करके हमने एक सर्कुलर मोशन से हम थोड़ा बहुत वो हुआ इंट्रोड्यूस हुए। अब हम इसी टॉपिक को और आगे और डिटेल में जाते हुए देखते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या होता है। मैंने आपको कल बोला था कि भाई सर्कुलर मोशन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल टॉपिक जो आप देखते हो लेकिन हम देखते नहीं हैं। अभी हम देखते हैं सर्कुलर मोशन का क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल आप उसमें लगा सकते हो। मान लीजिए ये कोई कार है, ठीक है, ये जो येलो बनी है ये कोई कार है और ये एक सर्कुलर रोड पे जा रही है। एक ऐसा सर्कुलर रोड है जो जा रही है, भाई होता है ना चौराहा, तो आप ऐसे चक्कर मतलब जो चौराहा बोल रहा हूँ मैं, जो चौराहे के बीच में राउंड अबाउट होता है, आप हो सकता है उसके चारों ओर ऐसे घूम रहे हो कभी, ठीक है, या मूवी में आपने कभी रेसिंग ट्रैक में देखा हो ऐसे घूम रहे हो। तो क्या होता है जब आप सर्कुलर टर्निंग को घूमते हो, ये है आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, ये समझ लो आप यहाँ हेलीकॉप्टर में हो और ऊपर से देख रहे हो, तो ये हो गया आपका टॉप व्यू, सॉरी ये हो गया आपका टॉप व्यू। और ये तो ऐसा नॉर्मल व्यू आपको दिखाने की कोशिश करिए कि कोई ऐसे देख रहा है तो वो कैसे जा रहा होगा, वो ऐसा कुछ जा रहा होगा, ठीक है। तो आप टॉप व्यू को ध्यान से देखो, जब ये ऐसे गोल गोल घूमेगा तो भाई आप ये बताओ इस पे इसका वेट कहाँ है, इसका वेट है mg कहाँ लगेगा, mg नीचे की साइड लगता है, ठीक है। ये दूसरा व्यू पर्सपेक्टिव एक व्यू बताने की कोशिश की है इसमें, ठीक है। तो mg नीचे की साइड लगेगा, ठीक है, वो शोन है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इस कार का तो कैसे बनेगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की साइड बनेगा लगेगा, वो भी शोन है, ठीक बात है। mg नीचे की साइड, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की साइड लग रहा है, वो भी शोन है। अब एक और चीज़ लगती है भाई, जब ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो हमने पढ़ा था जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में जाती है तो उसका एक एक्सेलरेशन रहता है अंदर की साइड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। और टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्सेलरेशन होता है उसके कारण अगर वो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कोई फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब अगर ये भी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, सर्कुलर टर्निंग पे अगर कार सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो मतलब इसका कुछ एक्सेलरेशन है। वो एक्सेलरेशन कितना होगा, वो दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, राइट, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा वो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किस फोर्स के कारण होगा, इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। तो इस केस में वो फोर्स होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप बोलोगे भाई फ्रिक्शन तो हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है और ये मूव तो ऐसे हो रहा है, तो ये बीच में फ्रिक्शन कैसे लग रहा है। हाँ, ये एकदम सही बात है कि फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। तो इस केस को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं हम कि बीच में ऐसे लग कैसे रहा है, मैं इसे बीच में लगा कैसे दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा लगा रहा हूँ तो मैंने अभी तक जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, नहीं ऐसा नहीं है। अब ध्यान से देखो, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, ठीक है, और उसका मोशन ऐसे हो रहा है। तो आपके हिसाब से अगर मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करूँ, अभी तक हमने जो पढ़ा उस हिसाब से फ्रिक्शन ऐसे लगना चाहिए, ना कि टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसमें से सही कौन सी बात है और गलत कौन सी बात है। अब देखो आप, मोशन ऐसे हो रहा है तो ये वाला जो फ्रिक्शन लग रहा है ये भी सही है, ये वाला जो फ्रिक्शन लग रहा है ये भी सही है। आप बोलोगे दोनों डायरेक्शन में फ्रिक्शन कैसे लग सकता है, भाई वो तो मोशन के ऑपोजिट ही होना चाहिए। हाँ सही बात है, फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट ही होना चाहिए। तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ठीक है, मतलब ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑपोजिट टू द मोशन लग रहा है। ये फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसकी एक टेंडेंसी होती है। उसकी क्या टेंडेंसी होती है, उसकी टेंडेंसी होती है बाहर मूव करने की, बाहर की साइड फिकाने की। आपको यकीन नहीं होता तो आप ऐसा करो, एक रस्सी को लो, वही यहाँ पर कुछ बांधो, बॉडी हल्की सी बॉडी मांगो और ऐसे गोल गोल घुमाओ। तो अब जैसे ही आप देखोगे या आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा तो आप खुद सोचने की कोशिश करो, जब वो सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमता है, गोल गोल ऐसे घूमता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, और कभी अगर रस्सी टूट जाए तो मूवमेंट उसका कहाँ होता है, उसका मूवमेंट होता है ऐसा, ठीक है, जो मैं एरो बना रहा हूँ वैसे उसका मूवमेंट वैसा होता है। क्यों, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है टू मूव आउटवर्ड्स, उसकी टेंडेंसी होती है बाहर फेंकाने की, ठीक है। और इसको और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसे समझूंगा भाई टेंशन ऐसा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ करा है अभी।
अब टेंशन इधर प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन तब भी वो बॉडी मूव नहीं कर रही है। भाई फोर्स लग रहा है, मान लो ये बॉल है, अब इसमें मैं स्ट्रिंग नहीं बना रहा हूँ, बस ये बॉल शो कर रहा हूँ आपको, ये वाली यहाँ पर। इस पर टेंशन अंदर की साइड लग रहा है, ये तो हमें क्लियर है। अगर टेंशन अंदर की साइड लग रहा है तो मतलब इसको अंदर की साइड मूव होना चाहिए, लेकिन अंदर की साइड मूव क्यों नहीं होती है? वो मूव इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है बाहर की साइड फिकाने की। अगर कुछ टेंशन नहीं लगेगा ना तो बाहर की साइड फिका जाएगी। तो टेंशन उसकी ये जो बाहर की साइड फिकाने वाली टेंडेंसी है ना, उसको नेगलेक्ट करता है। मतलब भाई अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो है दैट एक्ट्स ऑपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ बॉडी, जो बाहर लग रहा है, बाहर फेंकाने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो उसी टेंडेंसी को अपोज कर रहा है। मतलब वो बाहर जाना चाहता है लेकिन फ्रिक्शन के कारण बाहर जा नहीं पा रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, बॉडी तभी तो मतलब बॉडी तभी तो बाहर नहीं जा रही है, वो जाना तो चाहता है बाहर, लेकिन फ्रिक्शन के कारण वो नेगलेक्ट, इक्वेट फ्रिक्शन उसके इक्वल हो जा रहा है, तो वो बाहर फिका नहीं पा रहा है। और यही तो केस होता है, अगर कोई फोर्स यहाँ लग रहा हो, कोई दूसरा फोर्स यहाँ लग रहा है और दोनों बराबर हैं, तो बॉडी वैसी की वैसी रहती है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो दिस इज़ केस ऑफ सर्कुलर टर्निंग। अब भाई देखो, अगर इस पर मैं, ये बात तो हम पूरे अच्छे से समझ गए हैं, अगर अब इस पर मैं वो लगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाऊँ, ठीक है, तो एम जी इक्वल टू एन, फ्री बॉडी डायग्राम है, फोर्स को इक्वेट करूँ, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, एम जी इक्वल टू एन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। ठीक है, एक तो ये हो गया, और क्या हो गया, जो फ्रिक्शन है, सिर्फ फ्रिक्शन ही लग रहा है, आप देखो और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। फ्रिक्शन इज इक्वल टू वॉस एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा को आप लिख दो वी बाई आर, और फिर जब सब्सटीट्यूट करोगे तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये सर्कुलर टर्निंग का केस हो गया भाई। दिस इज़ हाउ, जब आप टर्न होते हो तो ऐसे फोर्सेस एक्ट करते हैं आपके व्हीकल पे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अच्छा केस है, बैंकिंग ऑफ रोड और सुपर एलिवेशन। जब मैं छोटा था ना 11th में, तो मेरे को ये बैंकिंग समझने में बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि मेरे को ऐसे मतलब बुक्स में जो एग्जाम्पल थे या बुक्स में उस टाइम पे जो पिक्चर्स थी उससे समझ में नहीं आ रहा था। तो इस ड्राइंग से हम पहले समझने की कोशिश करते हैं बैंकिंग होता क्या है। एक बार आप ये समझ गए कि भाई ये होता क्या है, उसके बाद तो मेरे को इसका फोर्स दिखाना और एनालाइज करना तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मल रोड रहती है, नॉर्मल जो सर्कुलर रोड रहती है वो कैसी रहती है, आप ये देखो पहले, ये नॉर्मल सर्कुलर रोड हो गई है जो हमने लास्ट उसमें डिस्कस करी थी। ठीक है, लास्ट स्लाइड में डिस्कस करी थी वो, ये नॉर्मल सर्कुलर रोड हो गई है। अगर अब यही सर्कुलर रोड थोड़ी सी टर्न हो जाए एंगल पे, टर्न हो जाए कैसे, मान लो ये सर्कुलर रोड है, यहाँ पर जो मैंने शोन करी है ये सर्कुलर रोड है, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो इस पिक्चर को, तो आपको इस पिक्चर में क्लियर दिख रहा है कि ये रोड ऐसी सीधी नहीं है, ये हल्की सी टिल्ट है, ऐसी स्लोप है इसकी। ठीक है, ये स्लोप है इसकी, ऐसी स्लोप है, दिख रही है ये स्लोप। देखो ये कार सीधी नहीं है, कार हल्की सी टेढ़ी है। ठीक है, कार हल्की सी टेढ़ी है, कार की कुछ स्लोप है ना। तो इसी स्लोप को बोलते हैं बैंकिंग। ठीक है, इसी स्लोप को बोलते हैं बैंकिंग या सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो बैंकिंग, जब आपको बोला जाए रोड बैंक है, देयर इज़ बैंकिंग इन रोड, इसका मतलब है रोड सीधी नहीं है, रोड सीधी नहीं है। ठीक है, रोड हल्की सी टिल्टेड है। ठीक है, ये जो टिल्ट है ना यहाँ दिख रहा है आपको, सीधी थोड़ी है, हॉरिजॉन्टल है क्या रोड? नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं है। देखो कार हॉरिजॉन्टल चल रही है क्या? हॉरिजॉन्टल चल रही होती तो कार ऐसी, अगर कार मान लो हॉरिजॉन्टल चल रही होती तो कार कैसी होती? हॉरिजॉन्टल में कार ऐसी होती, लेकिन कार अभी ऐसी है क्या? नहीं, कार आप देखो ध्यान से, कार तो भाई टेढ़ी है, ये कार देखो टेढ़ी है। तो इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बस यही होता है बैंकिंग ऑफ रोड। अब हम बैंकिंग ऑफ रोड को एनालाइज करेंगे। अब पहली बात, बैंकिंग रोड की दी क्यों जाती है ये भी समझना ज़रूरी है भाई। सर्कुलर टर्निंग के आगे कई केस है। मान लो फ्रिक्शन, मैं बोल रहा हूँ एम वी स्क्वायर आर के बराबर है। मैंने बताया था जब फ्रिक्शन बाहर वाली टेंडेंसी के बराबर, बाहर वाले उसके बराबर होता है। ठीक है, फ्रिक्शन इसलिए लगता है क्योंकि उसकी बाहर जाने की टेंडेंसी उसको अपोज करता है। मान लो ये वाला जो फोर्स है वो बाहर जाने की टेंडेंसी है वो और ज़्यादा हो जाए, और फ्रिक्शन इतना समर्थ ना हो, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू एक हद तक बढ़ेगी, उसके बाद तो कांस्टेंट हो जाएगी, तो मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाए तो वो तो बाहर फिकाने लगेगी बॉडी। देखो फ्रिक्शन का कम है यहाँ पर, ये ज़्यादा है, बॉडी बाहर फिकाने लगेगी। तो इस केस में सर्कुलर टर्निंग कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एम वी स्क्वायर बाय आर कॉन्स्टेंट रहेगा उस वेलोसिटी पे,
आर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है और वेलोसिटी कुछ मैक्सिमम होती है रोड की, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते व्हीकल की वेलोसिटी से ज़्यादा, है ना। तो फ्रिक्शन तो एम वी स्क्वायर बाई आर मैक्सिमम वैल्यू पे होने के बाद भी अगर वो बाहर फिका रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन दे देते हैं। क्यों दे देते हैं वो अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। अगर अब मैं सुपर एलिवेशन पे, ठीक है, अगर लगाऊं तो दो फोर्स लगेंगे। पहली बात तो इस बॉडी पे, एक नीचे की साइड, ये क्या है, ये तो इसका वेट है, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, यही दो फोर्स लग रहे हैं। अभी इस केस में हम मान के चल रहे हैं भाई फ्रिक्शन ज़ीरो है, अभी फ़िलहाल के लिए हम मान के चल रहे हैं फ्रिक्शन ज़ीरो है। तो आप ध्यान से देखो, ये गोल घूम रही है, मतलब इसकी कुछ बाहर ऐसे फिकाने की टेंडेंसी होगी, ठीक है, ये टेंडेंसी है। अब नॉर्मल टर्निंग के केस में तो मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, नॉर्मल टर्निंग के केस में तो फ्रिक्शन होता था, फ्रिक्शन इसको अपोज करता था, लेकिन इस केस में फ्रिक्शन नहीं है। तो इस केस में इसको अपोज कौन कर रहा है, इस केस में इसको अपोज कर रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन के अगर दो कंपोनेंट ले लूँ मैं, ठीक है, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। इस केस में ये जो एन साइन थीटा है, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये एन साइन थीटा है, तो जो एन साइन थीटा है वो बाहर वाली टेंडेंसी को अपोज कर रहा है, ठीक है। लेकिन असली में तो फ्रिक्शन ज़ीरो होता नहीं है, हम तो सिर्फ ये केस पढ़ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। असली में तो फ्रिक्शन ज़ीरो होता नहीं है, असली में कुछ फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होता है असली में, ये जो फ्रिक्शन भी एक्ट करता है अंदर की साइड, फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट अंदर की साइड एक्ट करता है वो, और जो सुपर एलिवेशन के कारण जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आ जाता है वो, ये दोनों मिला के इस टेंडेंसी को अपोज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सुपर एलिवेशन में बैंकिंग आपको प्रोवाइड करी जाती है। अब ठीक है, अब इक्वेशन देख लेते हैं भाई, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एन साइन थीटा है, फ्रिक्शन तो इसमें लग नहीं रहा है, वो तो मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए बता दिया था क्या होता है। तो जो एन साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो मैंने अभी तक जो बताया प्रैक्टिकल, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक और बार सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि चूँकि क्रैश कोर्स और रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट बताना पड़ रहा है मेरे को, नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं है, आपका काम इससे ही हो जाएगा अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा को, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो आप, तो आपके पास क्या आएगा, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, एन से एन कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ये जो टेन थीटा होता है यही सुपर एलिवेशन होता है, यही बैंकिंग होती है। अगर आपको बोलें एंगल कैलकुलेट करना तो आप कैसे करोगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब भाई आप देखो और इंटरेस्टिंग हो, आपने एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सुना होगा, अभी तक हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता था, वो फोर्स जो अंदर की साइड एक्ट हो रहा है जिसके कारण ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है, ठीक है भाई, यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एकदम सही बात है ना। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देन? Centrifugal force is a pseudo force which is taken into account when we observe or analyze the body from rotating frame which is non-inertial। देखो इसका मतलब ये हो गया, अभी तक मैं जो भी बात कर रहा था मैं बाहर बैठ के बात कर रहा था, ठीक है, एक इनर्शियल फ्रेम में बैठ के बात कर रहा था। अब मान लो आप यहाँ नहीं बैठे हो, आप जिस कार में बैठे हो, ठीक है, वो घूम रही है। अभी तक तो अपन बाहर से बात कर रहे थे, अब आप कार में ही बैठे हो अंदर, अब कार में बैठ के एनालाइज़ कर रहे हो। अब देखो इसमें दो प्रॉब्लम आती हैं, अगर आप कार में बैठ के एनालाइज़ कर रहे हो तो दो प्रॉब्लम। पहली बात, भले कार की स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन कार की डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन में तो कार की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। यहाँ ये देखो कार की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है। इसका मतलब भले उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन है। वो एक्सेलरेशन कहाँ होता है, वो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अगर उसमें कुछ एक्सेलरेशन है मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है। तो अब आप नॉर्मल एफ इज इक्वल्स टू एम ए नहीं लगा सकते हो, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू एम ए तो इनर्शियल फ्रेम के केस में होता है। अब आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, मतलब अब आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है, स्यूडो फोर्स लगता है ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन, ठीक है, और ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन क्या होगा, ये डायरेक्शन, और स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एम इंटू ए। तो इस केस में एम और ए क्या है, एम तो एम है और ए क्या है, ए है ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाहर। तो यहाँ पर मैंने ओमेगा स्क्वायर आर लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है दिस इज सूडो फोर्स, राइट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई असली में फोर्स नहीं होता है, वो एक इमेजिनरी फोर्स होता है, एक इमेजिनरी सूडो फोर्स होता है, ठीक है। क्यों लगता है वो, क्योंकि अब हम कार के ऊपर, कार में बैठ के एनालाइज कर रहे हैं, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से एनालाइज कर रहे हैं। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, सूडो फोर्स वाले लेक्चर में। अब देखो
हियर ए इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रोटेटिंग बॉडी। कौन सा ए 0 है भाई, कौन सा ए 0 है? हमने सूडो फोर्स की इक्वेशन पढ़ी थी, जो नॉर्मल एफ लगता है एफ नेट माइनस एम ए नॉट इज इक्वल्स टू एम ए, ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी। एफ नेट तो एफ है नॉर्मल जो हमने लिख दिया है, माइनस एम ए नॉट क्या होता था सूडो फोर्स, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम ए। यहाँ क्या होता था, ए होता था एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब आप तो भाई अंदर ही बैठे हो तो आपका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू कार तो 0 ही है, तो ये 0 हो जाएगा। जब ये दूसरी साइड आएगा तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर आपकी क्वेश्चन आ जाएगी। दिस इज़ हाउ यू विल एनालाइज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्वेश्चंस। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जबकि एक इमेजिनरी सूडो फोर्स है जो लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम एनालाइज कर रहे हैं इसलिए। नाउ इफ़ वी ऑब्जर्व बॉडी फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम देन वी डू नॉट नीड टू अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर बात है भाई, इनर्शियल फ्रेम से अगर बॉडी आप एनालाइज कर रहे हो तो आपको सूडो फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है क्या? नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सूडो फोर्स है, तो आपको सूडो फोर्स भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिंपल है। तो उस केस में भाई आपको मालूम है अंदर की साइड कुछ फोर्स लग रहा है तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। दोनों केसेस में इक्वेशन सेम आ रही है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। बस एक आप नॉन इनर्शियल से कर रहे हो तो उसमें सूडो फोर्स ले रहे हो, एक आप इनर्शियल से कर रहे हो तो उसमें सूडो फोर्स आप नहीं ले रहे हो। दोनों में इक्वेशन सेम ही आ रही है, आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या ईजी लग रहा है उस क्वेश्चन के लिए, उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। तो एज दैट्स इट फॉर टुडे। हमने सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया। हमने सर्कुलर मोशन में देखा कि भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके क्या क्या वेरिएबल्स हैं भाई, थीटा ओमेगा अल्फ़ा कैसे एनालॉगस हैं लीनियर मोशन के एस वी और एक्सेलरेशन से। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भाई सूडो फोर्स होता है। फिर हमने बैंकिंग का एक सर्कुलर टर्निंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा, बैंकिंग का एग्जाम्पल देखा। हमने देखा भाई बैंकिंग में कैसे वो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट उसको अपोज करता है। और प्रैक्टिकल केस की भी हमने बात करी कि भाई असली में तो फ्रिक्शन 0 होता नहीं, असली में फ्रिक्शन और वो एक साथ करता है। तो अगर कभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई वो बोल रहा है कि फ्रिक्शन 0 नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको भाई एक और नॉर्मल सा फोर्स ऐड ले लेना और उसका कंपोनेंट लेके आपको वो कर देना, फ्री बॉडी डायग्राम बना देना। एक बार आपका फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी क्वेश्चन में बन गया उसके बाद तो सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि अगर वो गलत बन गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो सही बन गया तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस तो बहुत कम है जब तक आप कोई सिली मिस्टेक नहीं करो। तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जब भी नया वीडियो आए तो you'll get the notification. And that's it for today guys. We'll study what is our next what is our next topic. I think we'll go into mechanics से कुछ आखिरी टॉपिक्स बचेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।